कोई बता पाएगा कहाँ तक डिस्कस करे थे? एंजाइम इनहिबिशन मैंने करा था शायद। एंजाइम इनहिबिशन, उसमें से कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो। सल्फर ड्रग्स के बारे में बताया था शायद मैंने। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में डिस्कस कर चुका हूं मैं। वेट, गिव मी अ मोमेंट। ओके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में मैंने बताया था कि सबस्ट्रेट का एनालोगस होता है, जो इनहिबिटर होता है दैट इज एनालोगस टू सबस्ट्रेट। जैसा सबस्ट्रेट का शेप साइज होगा उसी का तरह इनहिबिटर का भी शेप साइज होगा। तो एंजाइम कंफ्यूज हो जाता है किसके साथ बाइंड करना है ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एंजाइम सोचता है कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसी के साथ बाइंड करेंगे, है ना। सो दिस इज द केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एग्जांपल में मैंने दिया था तीन एलिमेंट्स का। आगे बढ़ते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में क्या होता है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन डिसाइड नहीं करता है कि किसके साथ एंजाइम किसके साथ बाइंड करेगा। फाइन, देखते हैं इसमें। इन दिस केस इनहिबिटर डू नॉट रिजेंबल सबस्ट्रेट इन एनी रिस्पेक्ट। इन दिस केस इनहिबिटर बाइंड्स विद द एंजाइम टू अदर साइट अदर देन द एक्टिव साइट। फाइन, एक्टिव साइट होता है और दूसरा एलोस्टेरिक साइट होता है ना। तो इसके केस में जो इनहिबिटर होता है वो एंजाइम के किसी दूसरे पोर्शन में जाके बाइंड कर जाएगा, पीछे से हो सकता है जाके बाइंड कर जाएगा, है ना। और कन्फर्मेशनल चेंज कर देगा एक्टिव साइट का, जिसके चलते ओरिजिनल सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा। तो हमारा ओरिजिनल एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इनहिबिट हो गया, ठीक ना। देखो यहाँ पे दिखा रखे हैं हम, यहाँ पे डायग्राम से देखोगे एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, एक्टिव साइट है। फाइन, दूसरे डायग्राम में देखेंगे छोटा सा हम ग्रुप बना रखे हैं, उसको एलोस्टेरिक साइट कहेंगे। सबस्ट्रेट बाइंड किया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक ना। दूसरे डायग्राम नीचे में दिखा रखा मैंने इनहिबिटर। जैसे ही इनहिबिटर बाइंड करेगा कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा और एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं हो पाएगा। कुछ एग्जांपल दे रहे हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है, फाइन। इसके लिए जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है दैट इज साइनाइड, CN, ठीक है। इसी को साइनाइड पॉइजनिंग भी कहा जाता है। दूसरा एंजाइम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, है ना। इसका नॉर्मल सबस्ट्रेट है एसिटाइल कोलिन। इसका जो इनहिबिटर है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर दैट इज कॉल्ड नर्व गैस। नर्व गैस का नाम है DFS, दैट इज डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोसल्फेट। फाइन, इसमें से किसी को डाउट? नो सर। फाइन, कुछ और भी एग्जांपल है एंजाइम इनहिबिशन का, जैसे कि ये टेम्परेचर या pH में हम चेंजेस कर देते हैं तो एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। फाइन, यस। ये जरूरी नहीं है ग्राफ में बना रखा हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हटाइए। नाउ एलोस्टेरिक इनहिबिशन के बारे में बता रहा हूँ और फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक ना। इसके केस में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, एक्टिव साइट है और एलोस्टेरिक साइट है। फाइन,
यदि रिएक्शन को आगे बढ़ाना है तो एलोस्टेरिक साइट पे इंड्यूसर बाइंड करेगा, है ना, और रिएक्शन को और तेजी कर देगा। यदि रिएक्शन को रोकना है तो एलोस्टेरिक साइट पे इनहिबिटर बाइंड करेगा और रिएक्शन को रोक देगा, है ना। तो ये एंजाइम रेगुलेट हो सकता है पॉजिटिव तरीके से भी और नेगेटिव तरीके से। पॉजिटिव तरीका कहने का मतलब रिएक्शन को आगे बढ़ाना, नेगेटिव मतलब रिएक्शन को रोक देना। फाइन, एक एग्जांपल बता रहे हैं। एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है आपका एटीपी, ठीक ना, प्रोडक्ट है एटीपी। जब कम एटीपी होगा सेल के अंदर, जब कम एटीपी होगा तब सेल चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा एटीपी बना ले, है ना। तो उस समय एंजाइम सबस्ट्रेट इस तरीके से काम करेंगे कि एलोस्टेरिक साइड में कुछ ऐसा चीज बाइंड करेगा जिसके चलते मैक्सिमम से मैक्सिमम एटीपी बनेंगे। फाइन। लेकिन कभी सिचुएशन ऐसा भी तो आएगा ना, सेल के जब सेल के अंदर मैक्सिमम एटीपी हो जाएगा, उस समय एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोकना है, रिएक्शन को रोकना है, तब क्या होगा, एटीपी खुद जाएगा एंजाइम के पास और एंजाइम का कन्फर्मेशन चेंज कर देगा, जिसके चलते फर्दर एटीपी का प्रोडक्शन रुक जाएगा, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक। खुद के बनने का प्रोसेस को रोक देना नेगेटिव फीडबैक कहेंगे, है ना। खुद के बनने का प्रोसेस को बढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। जैसे कि यहाँ पे देखो, दिखा रहे हैं हम एग्जाम्पल में, ठीक है। डायग्राम में देखेंगे एंजाइमेटिक रिएक्टिव एक्टिविटी हो रहा है, एंजाइम प्रोडक्ट बना रहा है। अब देखो प्रोडक्ट को हम इधर से राइट से लेके लेफ्ट में लगा दे रहे हैं, ठीक ना। ओके, एलोस्टेरिक साइट में लगा दिए तो पॉजिटिव की तरह भी काम कर सकता है, नेगेटिव की तरह भी काम कर सकता है। नेगेटिव को इंड्यूसर, नेगेटिव इंड्यूसर को हम लोग इनहिबिटर कहेंगे, पॉजिटिव इंड्यूसर को एक्टिवेटर भी कह सकते हैं और इनहांसर भी कहेंगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव इंड्यूसर का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे। ग्लूकोज है प्लस एटीपी है ना। हेक्सोकाइनेस इज दैट एंजाइम, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फाइन। अब मान के चलो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है सेल के अंदर, एटीपी ज्यादा है सेल के अंदर, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेस एंजाइम को डिस्टर्ब कर देगा और फर्दर ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। फाइन। तो ये हो गया आपका नेगेटिव इंड्यूसर। कहने का मतलब नेगेटिव तरीके से इस मैकेनिज्म को कंट्रोल करना, रिएक्शन को इनहिबिट कर देना। दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। फाइन, ये एक्टिवेटर की तरह काम करता है ना। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस के एलोस्टेरिक साइट में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बाइंड करता है, जिसके चलते सेल को सिग्नल मिल जाता है कि भैया सेल में एटीपी की कमी है और ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनाना है। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव इंड्यूसर काम करते हैं। चलिए इतना काफी है, चैप्टर खत्म हो गया लगता है यहाँ पे। यूजेस ऑफ एंजाइम थोड़ा पढ़ेंगे खुद से, आसान है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ो जरा खुद से, हो जाएगा तो बोलेंगे।
हो जाएगा तो बोलेंगे सब्टिलीन्स है, प्रोटीजेस है, ठीक है, ट्रिप्सिन है, ये सब एंजाइम का यूज है। सब्टिलीन्स देखो यहाँ पे लिखा होगा, कलर्ड वेसिकल्स के फॉर्म में रहता है एंजाइम स्टोर्ड, जो फैट दाग या फिर प्रोटीन दाग को हटाने का काम करता है। आपने देखा होगा डिटर्जेंट में कुछ कलरफुल पार्टिकल्स रहते हैं, सर्फ में देखो कि नहीं, डिटर्जेंट में, यस सर। है ना, छोटे छोटे कलर पार्टिकल्स देखे होंगे, दिखा रहा हूँ मैं। कहाँ है, ये देखो, है इसमें कुछ रंगीन दिख रहे हैं, इसमें लाल ब्लू कलर के कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, यस सर। है ना, एक्चुअली में वो एंजाइम वेसिकल्स है, ठीक है, उसके अंदर एंजाइम स्टोर्ड होते हैं, लाइपेज, प्रोटीएजेस, जो कि तेल वाला दाग को या प्रोटीन वाले दाग को हटाने में काम आते हैं। कहाँ आ गया, मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ वो क्या आ रहा है, COLOUR फ्यूल, लिव इट, समझ गए, हो गया, हटाइए। एलाइजा एक एंजाइम, एक टेक्निक है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट सम प्रोटीन्स इन द सैंपल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे, है ना। इस प्रोसेस के दौरान भी एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, ठीक है, और कुछ एंजाइम है दैट इज टीपी, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ठीक है, ये ब्लड क्लॉट को रिमूव करता है ब्लड वेसल से, कुछ एंजाइम है। फाइन फाइन फाइन, यहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है, एक काम करो, एनसीईआरटी उठाओ और देखो, शुरू से लेके अंत तक पढ़ो, और कहीं पे डाउट हो रहा है तो क्लियर कर लो। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी की किताब उठाओ, बायोमोलिक्यूल चैप्टर खोलो, और वहां से कुछ भी डाउट है तो पूछो, डायग्राम से, टेबल से, कहीं से भी। कम ऑन, आई एम गिविंग यू सम टाइम, क्वेश्चन पूछो तभी आगे बढ़ेंगे। पढ़ने का मतलब है कि अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबके लिए बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी उठाओ, स्कूल में पढ़ाई हो गया है, कहीं पे डाउट हो रहा है, हम भी पढ़ा दिए हैं, डाउट हो रहा है ना, जिसको लगता है कि हम अपने से नहीं कर पाएंगे, पढ़ के भी नहीं हो पाएगा, उस चीज को पूछ लेंगे, और जिस टॉपिक को लगता है कि हाँ पढ़ लेंगे एक बार हो जाएगा, उसको अभी छोड़ दें।
नोट्स है आप लोग के पास, बुक भी है एनसीईआरटी, है ना, पढ़ेंगे। सर मेटाबॉलिक फ्लक्स क्या होता है? मेटाबॉलिक फ्लक्स कहने का मतलब है कि कितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक फ्लक्स। ठीक ना, मेटाबॉलिज्म मींस कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, कितना रिएक्शन हो रहा है सेल के अंदर, दैट इज मेटाबॉलिक फ्लक्स। बायो एनर्जेटिक्स क्या है? बायोएनर्जेटिक्स कहने का मतलब कि एटीपी, है ना, जिसके चलते रिएक्शन हो रहे हैं, जिसके चलते सेल जीवित रह पा रहा है, जिसके चलते मेटाबॉलिज्म हो पा रहा है, उसी को बायोएनर्जेटिक्स कहेंगे, है ना, एनर्जी से रिलेट करेंगे इसको, which has the tendency to carry out the reaction, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली समझेंगे एटीपी। तो ये एक्सप्लेन कर दीजिए ना। लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। ठीक है, चलिए, ओके, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या दे क्या दे क्या दे क्या दे, ओके 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 ओके, ओके, फॉर एग्जाम्पल सारा का सारा सबस्ट्रेट यदि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो रिएक्शन होगा क्या, फिर फर्दर रिएक्शन होगा। मेरा कहने का मतलब सबस्ट्रेट है और एंजाइम है ना, सारे सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, तो क्या सेल के पास काम करने के लिए कुछ बचेगा, नहीं बचेगा, फाइन। तो सेल के अंदर कभी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है, इक्विलिब्रियम कभी अचीव होता ही नहीं है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब
जितना कन्वर्ट होना था प्रोडक्ट में उतना कन्वर्ट हो जाना, है ना, रिमेनिंग कुछ नहीं बचना। तो ये स्टेट आता ही नहीं है, लेकिन ये आने का कोशिश करता है सेल हमेशा, है ना। इक्विलिब्रियम में आ गया तो रिएक्शन होगा ही नहीं, उस कंडीशन में सब तो स्टैंड स्टिल हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, है ना। तो सेल के अंदर रिएक्शन हमेशा चलते रहता है, हमेशा प्रोडक्ट बनता है ना, हमेशा सबस्ट्रेट आते रहता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनते रहता है, फाइन। हमेशा रिएक्शन होते रहता है, इक्विलिब्रियम कभी अचीव होता ही नहीं है ना। इक्विलिब्रियम अचीव कहने का मतलब रिएक्शन रुक जाना, रिएक्शन रुकना मतलब सेल की डेथ हो जाना, है ना। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का कोशिश करता है सेल हमेशा, लेकिन होता नहीं है ना। इसलिए एक कांस्टेंट स्टेट में रहता है, कांस्टेंट स्टेट स्पीड से, रेट से रिएक्शन चलते रहता है ना। इक्विलिब्रियम कभी नहीं अचीव हो पाता है। अब मान के चलो वाटर साइकिल में किसी एक लेवल में इक्विलिब्रियम आ जाए तो वाटर साइकिल होगा क्या। हम सोच रहे हैं कि क्लाउड में पानी ज्यादा हो गया तो उसको आ जाना चाहिए समुद्र में, ठीक है, समुद्र में आ गया, है ना, समुद्र में रहना चाहिए था, लेकिन रहता नहीं है। फिर से उसमें रिएक्शन होता है, क्लाउड बनता है ना, और क्लाउड के माध्यम से पहाड़ों पे भी पानी पहुंच जाता है। तो ये रिएक्शन हुआ तभी ना, यदि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता तो सारा का सारा पानी समुद्र में चला जाता, पहाड़ों पे तो पानी होता ही नहीं, है ना। तो नेचर में हमेशा चीज कांस्टेंट रेट से रिएक्ट करते रहते हैं, इक्विलिब्रियम पे नहीं आते हैं। इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब है कि स्टैंड स्टिल हो जाना, रुक जाना। द सेम थिंग हैपेंस इन द सन आल्सो। कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है कंटिन्यूअसली, ठीक ना। वहां पे हाइड्रोजन हीलियम का जुड़ना टूटना होते रहता है, राइट। इसका मतलब यही है, सेल के अंदर हमेशा रिएक्शन चलते रहता है, नेवर अचीव्स द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसका मतलब ये है। नहीं समझे तो फिर से पूछो, उस लाइन का मतलब पूछो, फिर बताएंगे। समझ आ गया सर। गुड। सर अब ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस ये सब नहीं पढ़ा है ना? क्यों नहीं पढ़ाए, पढ़ाए तो थे एंजाइम कमीशन वाला में। देखो, एंजाइम कमीशन 1, एंजाइम कमीशन 2, 3, 4, 5, 6 बताया था। ओटी हिल पे लिली, याद आ रहा है? ओटी हिल पे लिली याद आ रहा है? निमोनिक्स बताया था। लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग देखेंगे, उसमें है।
थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म इसी को ना बोलते हैं जो हायर टेम्परेचर पे भी जीवित रहता है? हाँ, थर्मोफिलिक मतलब हाई टेम्परेचर, एसिडोफिलिक मतलब एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। हेलोफिलिक मतलब सॉल्ट कंडीशन में। सर थेराप्यूटिक एजेंट्स क्या होता है? थेरापीटिक एजेंट्स होते हैं ऐसे मेडिसिन जो कोई डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको थेरापेटिक्स मेडिसिन, थेरापेटिक केमिकल्स कहते हैं, ठीक ना। कुछ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, जैसे कि मैंने यहाँ पे टीपीए कहा था, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ये भी एक प्रकार का थेरापेट्स है ना। हेल्थ को सही रखने में काम करता है, ब्लड क्लोट को होने नहीं देता है वेसल्स के अंदर, है ना। तो इसको थेरापेट्स कहेंगे। जो थेरेपी में काम आता है, शरीर को सही करने में काम आता है, डिजीज को ठीक करने में काम आता है, उसको थेरापेटिक्स कहते हैं।
गम और फेविकॉल में क्या डिफरेंस है? गम और फेविकॉल में क्या डिफरेंस है? गम और फेविकॉल, कौन सा गम, कौन सा गोम? लेटेक्स जो निकल रहा है तुम्हारा बबुल के पौधे से, या फिर मैं नहीं मोरिंगा पता से? सर, यहाँ तो सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट आर गम्स मेड अप ऑफ, इज फेविकॉल डिफरेंट? हाँ, ऑब्वियसली फेविकॉल इज ए सिंथेटिक गम। ठीक है, फेविकॉल जो है वो सिंथेटिक गम है, while the gum is obtained from while the natural gum is obtained from plant, ठीक ना, which is a secondary metabolite। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। फाइन, gum which are obtained from plant directly are the secondary metabolites of that plant, while fevicol is a synthetic adhesive, सिंथेटिक एडहेसिव कहेंगे। बस यही डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? सेल द यूनिट, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर। गिव मी अ मोमेंट, बुकलेट में भेजता हूँ आप लोग को, है ना, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैं भेज रहा हूँ अभी, वेट। ड्राइव आपका टैब सही नहीं हुआ? ना, नहीं हुआ, अभी देखते हैं। पटना में आज इलेक्शन था, कल फोन करते हैं। बोकारो आने का भी सोच रहे थे, लेकिन बोकारो आने का अभी सुविधा है नहीं, ट्रेन वगैरह चल नहीं रहा है। कल पूछते हैं कि भैया कब तक होगा।
ये सब हम बताएंगे, चिंता मत करो। कहीं पे डाउट हो रहा ना, डिस्कशन तो करेंगे ही हम लोग। 11th मेडिकल। स्क्रीन देख पा रहे हो? नो सर। तो एक क्वेश्चन था सेल साइकिल वाला में कि मियोसिस में जो 4 डॉटर सेल्स होते हैं वो कहाँ पे इक्वल होते हैं और कहाँ पे अनइक्वल होते हैं? इक्वल होते हैं तुम्हारे मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 इक्वल डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे। मियोसिस 1 रिडक्शनल होता है। 4 डॉटर सेल्स जो होता है ना वो इक्वल इन साइज एंड अनइक्वल इन साइज। डिपेंड करता है आप किसका रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो, गैमेटोजेनेसिस का रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो या फिर क्या? आप न्यूक्लियस सॉरी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है वही। क्रोमोसोम नंबर पे पूछ रहे हो या अमाउंट ऑफ डीएनए पे पूछ रहे हो? क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताएंगे? स्क्रीनशॉट भेजो जरा 9 क्वेश्चन नंबर नंबर का। है। फाइंड एग्जांपल्स। हम बोल देते हैं सर, फाइंड एग्जांपल्स वेयर द 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम meiosis आर इक्वल इन साइज एंड वेयर दे आर फाउंड अनइक्वल इन साइज। 4 डॉटर सेल्स आर इक्वल इन साइज। देखें जरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजो तो ग्रुप पे। भेजो जल्दी, ग्रुप पे भेजेंगे स्क्रीनशॉट। इस पे भेजेंगे, जो हम लिंक भेजे हैं ना उसी पे भेजेंगे। जल्दी भेजो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 ना? फाइंड यस सर। एग्जांपल्स वेयर द फाइंड एग्जांपल वेयर द 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम meiosis are equal in size where they are found unequal in size। ठीक है, एग्जाम्पल पूछ रहा है वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, वो कौन से मियोटिक है, मियोसाइट्स है जिसमें 4 डॉटर सेल्स अनइक्वल साइज के होते हैं, और कौन ऐसा सेल है जिसमें 4 डॉटर सेल्स इक्वल साइज में होते हैं, है ना? तो अनइक्वल का एग्जांपल दे रहा हूँ। ह्यूमन फीमेल में जो मियोसिस होता है, ह्यूमन फीमेल में फाइन ओवा का फॉर्मेशन होता है,
वहां में चारों डॉटर सेल्स का साइज एक ही तरह का नहीं रहता है। फाइन, एक एग का सेल बड़ा होता है, बाकी सब पोलर न्यूक्लियस होते हैं, उसका साइज छोटा होता है। ठीक ना? तो इसका एग्जांपल देखना लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मियोसाइट प्रोड्यूसिंग 4 डॉटर सेल ऑफ अनइक्वल साइज is the ova cell of human female, the ova cell of, या फिर the cell which produces ova in case of human female। फाइन, oocyte बोल सकते हो, फीमेल oocyte produces 4 unequal daughter cells। लिख लो फीमेल oocyte। और इक्वल वाला एग्जांपल दे रहे हैं, पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन चारों इक्वल साइज के होते हैं। हो गया, एक में आप मेंशन कर दो फीमेल oocyte, और दूसरा एग्जांपल हो जाएगा इक्वल वाला पोलन ग्रेन, द सेल व्हिच प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझ में आया? ज्योत्ना, किसका क्वेश्चन था? ज्योत्ना का था। हाँ, Yes, sir. ओके ना। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, अनइक्वल वाला हो जाएगा आपका oocyte। ठीक है, oocyte इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल, और इक्वल वाला हो जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ प्लांट। चलो आते हैं हम लोग मेन सिलेबस पे। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा सर। ठीक, ओके। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सी, हमेशा सेल मरते रहते हैं। अभी आप बैठे हो, अपने स्किन के ऊपर हाथ फेरोगे तो कितने सेल मर के अपने आपके हाथ में आ जाएंगे, आ जा रहे होंगे, कितने सेल्स गिर चुके होंगे आप जहां पे बैठे हो। हाँ, तो ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली यदि सेल गिरता ही जाएगा आपके शरीर से, तो आप तो बचोगे नहीं यार, आपका वजन डे बाय डे घटता जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना? हर समय नए सेल्स बनते रहते हैं और रिप्लेस करते रहते हैं पुराने सेल्स को। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सेल डिवीजन करने की टेंडेंसी नहीं है ना। प्लांट की तरह हमारे पास हमेशा ग्रो करने की टेंडेंसी नहीं है, बट हमारे पास सेल डिवीजन करके पुराने सेल्स को रिप्लेस करने की टेंडेंसी है। सारे सेल्स डिवाइड नहीं करते, कार्डियक सेल डिवाइड नहीं करता, न्यूरॉन सेल्स उतने डिवाइड नहीं करते। फाइन, लेकिन दूसरे सेल्स हैं जो शरीर को साइज मेंटेन करके रखना है, स्टमक के सेल से, दे कंटिन्यूअसली डिवाइड। फाइन, डिवाइड करते रहते हैं इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्डर सेल्स। ये हो गया सेल डिवीजन। सेल साइकिल कहने का मतलब होता है एक सेल, ठीक ना, दूसरे सेल्स को बना देगा, जो नया सेल बना वो फिर से तीसरे सेल को बनाएगा, इसको कहेंगे हम लोग सेल साइकिल। ऐसा नहीं है कि सेल अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल आई एम नेमिंग एज ए, कैपिटल लेटर ए सेल का साइकिल कहने का मतलब है कि ए सेल 2 में डिवाइड होगा, ए डैश ए डबल डैश, है ना? वो ए में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमने बताया था एमोबा के अंदर डिवीजन, पेरेंट एमोबा है, 2 एमोबा में बन गया, तो उसमें हम बता सकते हैं क्या कि पेरेंट एमोबा कौन था? बता सकते हैं क्या? नो सर। नहीं बता सकते। 2 नया चीज बना है, 2 यूनिक चीज बने हैं। उसी का तरह हर एक सेल डिवीजन के बाद अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी लॉस्ट करके न्यू आइडेंटिटी गेन करता है ना?
और फिर से उसके पास टेंडेंसी रहती है सेल डिवीजन करने की। कहने का मतलब फिर से वो उस स्टेज में आ जाता है जहां पे उसका पेरेंट था, है ना। और ये प्रोसेस चलते रहता है, कंटिन्यूअसली चलते रहता है ना। एक सेल दूसरे को बनाएगा, दूसरे तीसरे को बनाएगा, इसलिए इसको सेल साइकिल भी कहते हैं। फाइन, तो चलिए आते हैं। ओके, सेल डिवीजन को स्टडी किया जा सकता है दो मेजर स्टेप में, इंटरफेज एंड एम फेज। ठीक है, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, सुनते रहेंगे। इंटरफेज ये बहुत ही बड़ा फेज होता है। 95% समय, 95% एनर्जी इसी में लग जाता है। फिजिकली इस फेज में सेल डिवाइड नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा समय और एनर्जी इसी में खर्च होता है। एम फेज जो कि टोटल सेल डिवीजन का 5% ही समय लेता है, एक्चुअली में सेल डिवीजन इसी के अंदर होता है, एम फेज के अंदर होता है। फाइन, कुछ कुछ देख लेते हैं डाटा, जनरल नॉलेज देख लेते हैं। ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में लगभग 1 दिन लग जाता है, 24 आवर्स लग जाते हैं। बैक्टीरियल सेल 25 मिनट में डिवाइड कर सकता है। फाइन, बैक्टीरियल सेल 25-20 मिनट में डिवाइड कर सकता है। Epithelial cells, it can divide in 10 to 8 hours. Onion root tip, it can divide within 20 hours. So अलग अलग ऑर्गेनिज्म का टाइम ड्यूरेशन है ना। चलिए आते हैं हम लोग ओरिजिनल सेल डिवीजन पे। पहला फेज देखते हैं, इंटरफेज, है ना। इस स्टेज में एक्चुअली में सेल डिवीजन नहीं होता है, लेकिन ये मोस्ट एक्टिव स्टेज है ना। इस स्टेज में सारे रॉ मटेरियल्स इकट्ठा होते हैं जो चाहिए होते हैं सेल डिवीजन के लिए। फाइन, 95% समय जो होता है इसी में खर्च होता है। फाइन, फर्दर इंटरफेस को डिवाइड करा गया है G1 फेज में, एस फेज में, G2 फेज में एंड G0 फेज में। G0 दैट इज क्यूसन फेज, G0 फेज भी कहते हैं इसको। इस सारे फेज को हम डायग्राम से यहाँ पे डिपिक्ट किए हैं, देख सकते हो आप लोग। देखो यहाँ पे G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ठीक ना। जिसमें कुछ नहीं लिखा है वो एम फेज है। फिर G0 फेज भी दर्शा रखे हैं हम। फाइन, चलिए सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल धीरे धीरे। G1 फेज देखते हैं, जनरेशन 1 फेज। क्वेश्चन आता है G1 फेज में कौन से इवेंट हो रहे हैं, मेजर इवेंट्स कौन से हो रहे हैं, वहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फाइन, तो देखते हैं। इसमें सेल का साइज बढ़ता है, बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि रॉ मटेरियल भी तो बढ़ना है ना सेल डिवीजन के लिए। फाइन, सेल का साइज बढ़ेगा। इसके अंदर आरएनए की सिंथेसिस होगी, खास करके एमआरएनए और आरआरएनए, ताकि प्रोटीन बना सके। एटीपी बनेगा इसमें, है ना। सेल बिकम डिफरेंशिएटेड, इसको हटाओ, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको ओमिट कर देंगे, हटा देंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे। सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे होना है। NHC, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इन सब का लिपिड्स का सिंथेसिस हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है इस स्टेज में, G1 स्टेज में, याद रखेंगे। फाइन, जो जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, हाइलाइटर से हाईलाइट करा गया है, वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं एस फेज। एस का मतलब होता है सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज, यस, सॉरी नॉट सिंथेटिक, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस मींस डीएनए का सिंथेसिस, जेनेटिक मटेरियल का सिंथेसिस। ध्यान से सुनेंगे, जेनेटिक मटेरियल का सिंथेसिस होना होता है इस फेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए सेल का कंटेंट पहले डबल होना होता है, तब जाके डिवाइड होगा, है ना। एक किसान है, किसान के 2 बेटे हैं, तो किसान चाहेगा कि अपने प्रॉपर्टी का डिवाइड कर दे,
तो किसान क्या करेगा, 1 एकड़ जमीन है तो आधा एकड़ एक बच्चे को, आधा एकड़ 2 बच्चे को दे देगा, इस तरीके से होता है। लेकिन सेल के केस में ऐसा नहीं होता है। सेल यदि 2 सेल में डिवाइड होना चाहता है तो पहले वो अपने आप को दोगुना बनाएगा, हर रिस्पेक्ट से अपने आप को दोगुना करता है, सारे मटेरियल्स उसके दोगुने हो जाएंगे, तब जाके एक एक यूनिट में बट जाएगा। इस तरीके से होता है। जो हमारे रियल लाइफ में बंटवारा होता है और सेल का बंटवारा होता है वो डिफरेंट है। फाइन। तो सारे मेटेरियल की डबलिंग होनी जरूरी होती है। तो सारे मेटेरियल की डबलिंग कहने का मतलब सारा चीज नया बनना, 50% नया बनना, उन सभी को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है। फाइन। क्रोमोसोम माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होगा, क्लोरोप्लास्ट है तो वो भी डिवाइड करेगा। फाइन। सेंट्रियोल्स डिवाइड करेंगे। उसी का तरह न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। तो न्यूक्लियस डिवाइड होने से पहले न्यूक्लियर कंटेंट डबल होगा, मतलब डीएनए का वजन डबल होना, तब ना जाके इक्वल अमाउंट में बट जाएगा 2 सेल में, है ना। तो इस फेज में क्या होता है, न्यूक्लियस का वजन दोगुना होता है। फाइन। न्यूक्लियस का वजन दोगुना होगा। फाइन। इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। फाइन। यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होने लगता है, और यूक्रोमेटिन रिपीट्स फास्टर एंड हेट्रोक्रोमेटिन इन फेज। ठीक है, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन सब क्रोमोसोम के अंदर ही आना है, तो इन सभी का भी रेप्लिकेशन होना है। मोटा मोटी आप यही ध्यान दें, इस फेज में डीएनए का अमाउंट, आई एम सेइंग अमाउंट, ध्यान देखेंगे, गांठ बांध लेंगे इस चीज को, डीएनए का अमाउंट दोगुना हो रहा है इसके अंदर। फाइन। आगे बढ़ते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे इसके बेसिस पे। G2 फेज देखते हैं। ठीक है, जनरेशन 2 फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज या प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं इसको, है ना। इसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन बनते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन यही प्रोटीन है जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। फाइन। यहाँ पे ऑर्गेनल्स की भी रिप्लिकेशन होगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, है ना। और डीएनए के अंदर डैमेज है तो भी रिपेयर हो जाता है G2 फेज में, है ना। G0 फेज या क्यूसन फेज, ये एक अलग ही फेज है ना। जब सेल डिवीजन नहीं होना होता है ना, तो वो एक रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, जिसको कहते हैं क्यूसेंट फेज या G0 फेज, है ना। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हो सकता है लेकिन डिवीजन के रिस्पेक्ट में इनएक्टिव रहेगा। G0 स्टेज में सेल डिवाइड नहीं कर सकता है। फाइन। ठीक ना। तो बोल सकते हैं जो कार्डियक सेल्स है, कार्डियक सेल्स है, नर्व सेल्स है, वो G0 स्टेज में है। मेटाबॉलिकली दे आर एक्टिव बट दे आर नॉट एक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू सेल डिवीजन, है ना। एम फेज देखते हैं। एम फेज या फिर माइटोटिक फेज कहेंगे, है ना। यही वो फेज है जहां पे सही मायने में सेल डिवाइड होता हुआ दिखेगा, सेल 1 से 2 में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा माइटोटिक फेज में, है ना। ये टोटल सेल डिवीजन का 5% ही समय लेता है। फाइन। आफ्टर karyokinesis division of cytoplasm, after karyokinesis division of cytoplasm to takes place। karyokinesis कहने का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है। एम फेज के पास छोटे छोटे सेवरल स्टेजेस होते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। देखेंगे ध्यान से। एम फेज के पास, मेटाफेज के सॉरी एम फेज के पास सेवरल स्टेजेस होते हैं, सब स्टेजेस होते हैं, जैसे प्रोफेज,
मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। फाइन, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। फाइन, रेगुलेशन, और रेगुलेशन कहने का मतलब कंट्रोल, कंट्रोल ओवर सेल डिवीजन प्रोसेस। फाइन, सेल को डिवीजन करवा देना है या नहीं करवाना है, कहीं पे रोकना है, ये सब पूरा डायलॉग सेल के पास रहता है। सेल डिवीजन स्टार्ट, मतलब सेल डिवीजन शुरू हो गया और सेल चाहता है कि हम डिवीजन ना करें, कहीं रोक दे, तो ये भी पॉसिबल है कि रोक दिया जाए, है ना, ये भी पॉसिबल है कि उसको रोक दिया जाए। ठीक है, सो यहाँ पे हम चेक पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। चेक पॉइंट्स ये वो जगह है जहां पे सेल की वेरिफिकेशन करी जाती है, चेकिंग करी जाती है, कंफर्म किया जाता है कि यहाँ तक का प्रोसेस ठीक ठाक है। फाइन, और आगे का प्रोसेस भी ठीक ठाक ही रहेगा। ये इस सब चीजों की चेकिंग करी जाती है, वेरिफिकेशन करी जाती है। तो सेल के अंदर, सेल डिवीजन और सेल साइकिल के अंदर 3 मेजर चेक पॉइंट्स होते हैं, देख पा रहे होंगे। G1 चेक पॉइंट दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट और एक है आपका M चेक पॉइंट। 3 चेक पॉइंट्स दिखे, G1 चेक पॉइंट, ठीक है, G2 चेक पॉइंट्स एंड M चेक पॉइंट्स। फाइन, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना। ये सीडी के सबस्ट्रेट साइक्लिंग प्रोटीन्स ये सब नहीं पूछता है नाउ इट इज, सो आई एम ओमिटिंग दिस वन। फाइन, अभी के दौरान में बस एक ही क्वेश्चन पूछता है, कौन सा चेक पॉइंट पार होने का मतलब है कि सेल डिवीजन होके ही रहेगा। तो आंसर है G1 चेक पॉइंट। फाइन, यदि G1 चेक पॉइंट क्रॉस कर गया सेल, तो ये एकदम निश्चित है कि सेल डिवीजन होके ही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, गांठ बांध लेंगे आप लोग भी, याद रखेंगे हमेशा। है ना, एक बार ये क्रॉस कर गया तो सेल डिवीजन होना ही होना है। सो G1 चेक पॉइंट में किस चीज की चेकिंग करी जाती है ना, यहाँ पे लिखा होगा शायद, यहाँ पे G1 CHEQUE नहीं है, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, CHECK होता है। ठीक है, G1 चेक पॉइंट में देखा जाता है कि पूरे रॉ मटेरियल्स सही ढंग से इकट्ठा हुआ है कि नहीं हुआ है ना, न्यूक्लियोटाइड्स तैयार हुए कि नहीं, के हिस्टोन प्रोटीन्स तैयार हुए कि नहीं, ये सब की चेकिंग करी जाती है। एमिनो एसिड्स, HCP, ATP सब है कि नहीं है। यदि नहीं होगा तो सेल डिवीजन को वहीं पे हल्ड कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। फाइन, G2 चेक पॉइंट में चेक किया जाता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सही ढंग से हुआ है कि नहीं। यदि गड़बड़ है तो उस गड़बड़ी को ठीक करना होता है, ठीक हो जाएगा तभी आगे बढ़ने दिया जाएगा, नहीं तो उस गड़बड़ रेप्लिकेटेड सेल को एपोप्टोसिस के लिए भेज दिया जाता है। एपोप्टोसिस कहने का मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, है ना, जानबूझ के उस सेल को किल करवा दिया जाता है, क्योंकि गड़बड़ रेप्लिकेशन हुआ है। गड़बड़ रेप्लिकेशन सेल डिवीजन होगा तो हो सकता है म्यूटेशन हो जाए, कैंसर हो जाए, है ना। तो G2 चेक पॉइंट का काम है कि चेक करना कि डीएनए रेप्लिकेशन ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है ना। यदि ढंग से हुआ है, उसकी करेक्शन हो चुकी है, तब अलाउ करेंगे कि एम फेज में जाए, है ना। एम फेज और एम चेक पॉइंट में ये CHECK होगा जी, CHEQUE नहीं होगा। ठीक ना, इस चेक पॉइंट में देखा जाता है कि स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट हुआ है कि नहीं काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर वो मिडल वाला पोर्शन है क्रोमोसोम का, उसको काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग एक्चुअल सेल डिवीजन पे। सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, माइटोसिस एंड meiosis. Mitosis is known as equational division. Equational means बराबर का डिवीजन होना। Fine, बराबर with respect to the number of chromosome present in the parent and in daughter cell. Amount of chromosome present in daughter and in parent cell. है ना? Equational division कह रहे हैं और माइटोसिस इज नॉन एज इक्वेशनल डिवीजन, बराबर का डिवीजन। बराबर क्या चीज? तो न्यूक्लियस का बराबर डिवीजन होना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नंबर का बराबर होना और क्रोमोसोम का वजन का बराबर डिवीजन होना। फाइन, दैट इज कॉल्ड माइटोसिस। मियोसिस कहने का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। तो किस चीज का रिडक्शनल डिवीजन, किस चीज का रिडक्शन होगा? तो इसमें रिडक्शन होगा क्रोमोसोम नंबर का भी और क्रोमोसोम का वजन का भी, है ना? यदि मियोसिस को देखेंगे पेरेंट को और डॉटर सेल्स को, तो पेरेंट का न्यूक्लियस का वजन भी ज्यादा होगा, क्रोमोसोम नंबर भी ज्यादा होगा। लेकिन डॉटर सेल्स में देखेंगे तो क्रोमोसोम नंबर भी आधा रहेगा, ठीक ना, और वजन भी कम रहेगा। फाइन, वजन यहाँ पे अमाउंट समझेंगे। चलिए सबसे पहले है मिटोसिस। राइट, माइटोसिस इज नॉन एज इक्वेशनल डिवीजन। इसको डिपिक्ट कर देते हैं हम 2n से। पेरेंट सेल 2n है, डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो 2n के ही होंगे। फाइन, चलिए देखते हैं। इंटरफेस के बाद, इंटरफेस तो डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या होगा, G1 फेज, G2 फेज, एस फेज, G0 फेज, है ना? इंटरफेस के बाद ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होने हैं, है ना? और टेलोफेज खत्म मतलब कैरियोकाइनेसिस खत्म, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। सो प्रोफेज देखते हैं, प्रोफेज में क्या हो रहा है देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, यही क्वेश्चन आता है ना? और बार बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके आप सीख पाओगे, आप जान पाओगे सेल डिवीजन। प्रोफेज और टेलोफेज, इन दोनों में प्रोसेसेस उल्टा होते हैं। फाइन, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगेगा, ठीक है, और डिसअपियर हो जाता है, लेट प्रोफेज तक एकदम डिसअपियर्ड हो जाता है। न्यूक्लियोलस के साथ भी यही होता है, पूरा डिसअपियर हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स एंड सेंट्रियोल मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स, ठीक है, सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके रहते हैं और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होने लगती है। फाइन, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होने लगते हैं और प्रोफेज के एंड तक। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर कौन सा पोल? ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट पोल्स। लेट मी शो यू द डायग्राम। डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम नहीं, लेट मी शो यू। इसका एक यूट्यूब लिंक हम भेजेंगे आप लोग को, ठीक ना, एक बार देखेंगे, इसको ऑपोजिट पोल्स कहेंगे, ठीक ना। दो सेंट्रियोल्स देख रहे हो, स्पिंडल पोल्स दिख रहा है, ठीक है, दे आर सेंट्रियोल्स, है ना, ये बीच में प्रेजेंट रहते हैं, है ना, धीरे धीरे वो माइग्रेट करके दोनों ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। फाइन, ओके, इसका वीडियो लिंक मैं भेजता हूँ। ओके, पहले सुन लीजिए इसको। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो जाते हैं और ये माइक्रोस्कोप में दिखने लगते हैं। क्रोमेटिन फर्दर कंडेंसेस एंड कन्वर्ट इनटू a structure called chromosome. Chromosome is clearly seen in metaphase stage. क्रोमोसोम की सबसे ज्यादा स्टडी करी जाती है मेटाफेज स्टेज में, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में ये क्लियरली दिखने लगता है।
फाइन, इसको मैं यहीं तक रोकता हूँ, प्रोफेस तक ही रोकता हूँ। एक लिंक भेज रहा हूँ मैं यूट्यूब का, जिसमें माइटोसिस को एक्सप्लेन करा गया है। फाइन, उसको देख ले एक बार आप लोग, और अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे आप लोग, ठीक ना। इस चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, डाउट रह जाएगा तो जब टैब आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ और लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? हेलो। सर प्लांट में तो सेंट्रियोल्स नहीं होता, तो यहाँ पर तो स्पिंडल फाइबर कैसे बनता है? हाँ, रिकॉल करो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में मैंने बताया था। एमटीओसी, माइटोटिक ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स का तरह कौन कौन काम करता है? सेंट्रियोल्स करता है, लेकिन प्लांट के केस में तो सेंट्रियोल्स नहीं रहता है, तो वहां पे कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एमटीओसी का तरह काम करता है, ठीक ना। ठीक है, स्पिंडल फाइबर ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स की तरह काम करते हैं, जहां से स्पिंडल फाइबर्स निकलता है। ये मैं लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा आप लोग के मन में, पूछेंगे इसको। इसको देखें, ठीक है। ओके, ज्योत्सना, यस सर। अंकित, राहुल, जो भी है, फाइन, मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके। सर अंकित राहुल कहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पे?